रियल मैड्रिड 2, बार्सिलोना 5, एल एल क्लासिको इन सुपर कप फाइनल जो कि हम हारे हैं बहुत बुरी तरह। इसका रिव्यू फ्रॉम अ रियल मैड्रिड फैन पर्सपेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे इश्यूज। पहली मिस्टेक जो कि वो मेरे हिसाब से एंcelotti ने लाइनअप चूज करते हुए की। इसने लूकास वास्केज को इंक्लूड किया लास्ट मैच देख के भी, जो हमने मोरोक्को के अगेंस्ट खेला था या उसके पहले वेलेंसिया वाला गेम। ये मिस्टेक सबसे बड़ी लाइनअप चूज करने में एंcelotti ने ये की दैट हमने लूकास वास्केज को इंक्लूड किया और विनीसियस जूनियर को इंक्लूड किया। अभी जिन्होंने भी लास्ट 2-3 मैचेस देखे रियल मैड्रिड फैंस ने, उन्होंने एक बात तो नोटिस की है कि विनीसियस जूनियर बहुत आउट ऑफ फॉर्म है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी लग रहा है। टिम बेलिंगम के साथ भी वही इशू है। वेलेंसिया वाले गेम के बाद भी वो एग्जॉस्टेड था। मलोरका वाले गेम के end में भी तो हमने देखा कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था कीप अप करने के लिए फुल टाइम तक। वहाँ एंcelotti को सब्स्टिट्यूशंस कर देने चाहिए थे, पर उसने पूरा स्ट्रेच किया बेलिंगम को एकदम लास्ट मिनट तक। तो वहाँ पे ये दो प्लेयर्स और लूकास वास्केज का इशू एज अ मैड्रिड फैन हम सीज़न के स्टार्ट से ही फेस कर रहे हैं, जब से मिलिटाओ की इंजरी हुई है और कारवाल की इंजरी हुई है। पर अभी हम आगे बात करते हैं लाइनअप इशू। पहले तो फॉर्मेशन लाइनअप का गलत है मेरे हिसाब से। 4-2-3-1 मैड्रिड में कभी काम नहीं किया है, ना पहले किया था ना आगे भी मुझे लगता नहीं कि कभी काम करेगा। क्योंकि ये जो नंबर 10 रोल है ये मैड्रिड में कभी चलता ही नहीं है। फ्री रोम रोल या मेसी रोल या कैम पोजीशन, मुसियाला रोल, जो भी बोलना है बोल लो। जो ज़्यादा डिटेल में फुटबॉल देखते होने समझ गया होगा मैं कौन से रोल की बात कर रहा हूँ, नंबर 10 रोल। तो ये इस रोल में बेलिंगम खेल रहे हैं हमारे लिए ये फॉर्मेशन में। पर इस फॉर्मेशन का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि ये हिस्टोरिकली कभी मैड्रिड में काम नहीं किया है। ये हमने सेम ओजिल के साथ भी यही प्रॉब्लम फेस किया था। ओजिल के साथ भी ये रोल कैम रोल में हमारा फॉर्मेशन डिसबैलेंस हो जाती थी टीम। सेम हामेस रोड्रिगेज जब भी था मैड्रिड में 2017-16 के टाइम पे, तो उसे बेंच करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये फॉर्मेशन में ये नंबर 10 रोल हमारा कभी चल ही नहीं पाता अनलेस हम पूरा पूरा पोजीशन डोमिनेट कर दे, जो कि हम इसको के साथ ट्राई करते थे क्योंकि वो कैपेबल था पोजीशन रखने। तो आगे बात करते हैं हम टैक्टिकल इशू। इस फॉर्मेशन का टैक्टिकल इशू यही है कि एंcelotti ने ये ट्राई किया कि बादशाह को मैन टू मैन मार्क करने का। अब मैन टू मैन मार्क करने का इस मैच में सेंस ही नहीं बनता क्योंकि फर्स्टली हमारा पूरा डिफेंस शैम्बल्स में, छोटी छोटी टीम्स भी हमें खोल के चली जाती है। तो बादशाह तो फिर भी इन फॉर्म है इस सीज़न। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीज़न बादशाह बहुत ज़्यादा फॉर्म पिक किया है बादशाह ने हांसी फ्लिक के आने के बाद। तो पहले तो ये अप्रोच ही गलत थी कि मैन टू मैन जाने का बादशाह के साथ 4-2-3-1 फॉर्मेशन में। और ये फॉर्मेशन हमने लास्ट लास्ट गेम खेली थी शायद, और ये गेम, तो ये पहले तो फॉर्मेशन ही मिस्टेक है। ये टीम बस 4-3-3 फॉर्मेशन में ही खेल सकती है कंफर्टेबली। वो भी हमें टोनी क्रूस का रिप्लेसमेंट प्रॉपर मिला नहीं है। इसके लिए हमें शायद बेलिंगम को उस रोल में ट्राई करना चाहिए, टोनी क्रूस के रोल में, कि वही रैंक स्विच कर सकता है उतना इफेक्टिवली। तो पहले तो फॉर्मेशन मिस्टेक, इस फॉर्मेशन में मिस्टेक थी दो। इस फॉर्मेशन की मिस्टेक यही थी कि हमने दो होल्डिंग मिडफील्डर खिला दिए, वेलवर्डे और कामाविंगा। और यहाँ से ही बादशाह को चांस मिल गया हमें एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बादशाह को ये पता था कि रियल मैड्रिड के दोनों फुल बैक जो है, मंडी इस सीज़न और पिछले सीज़न दोनों सीज़न आउट ऑफ फॉर्म था। पिछले सीज़न फॉर द बेस्ट पार्ट इंजर्ड भी था। ये सीज़न भी स्टार्ट में दो दो तीन बार इंजर हो चुका है और पूरा आउट ऑफ फॉर्म है। अगर किसी को डाउट होगा इस बात का तो बोरुसिया डॉर्टमुंड वाला गेम देख लेना, ग्रुप गेम। इसमें मेंडी ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था और हमने एक इजीली खुल गए थे हम। लूकास वास्केज की बात करें तो लूकास वास्केज को ब्लेम करना बनता भी है और नहीं भी बनता, क्योंकि एक्चुअली वो राइट विंगर है जिसको बाद में राइट मिड तक स्विच कर दिया था हमने जब भी जिदान था 2017-18 में। फिर हम उसे राइट बैक खिलाने लग गए कारवाल के एब्सेंस में। पर एक्चुअली लूकास वास्केज भी मुझे पता नहीं हो, शायद कारवाल की एज का, या तो कारवाल से भी 1 साल बड़ा है, ऐसा कुछ तो सिचुएशन है। तो एक वो एज फैक्टर है
कि अभी उसके पास स्पेस बचा हुआ है नहीं कि वो एक बार आगे चला गया तो रिकवरी कर सके स्पेस अब्यूज़ करके। तो बारसा को ये पता था कि लूकास वास्केज़ और मेंडी दोनों को टारगेट करना है। लूकास वास्केज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लूकास वास्केज़ को हर टीम जो भी खेली है हमारे अगेंस्ट, वेलेंसिया हो गई, छोटी-छोटी टीम्स, जिरोना वगैरह, सब सब टीम्स ने लूकास वास्केज़ पे टारगेट किए हैं। कि सब टीम का यही स्ट्रैटेजी रहता है कि जब भी लूकास वास्केज़ के पास बॉल चली जाए, 2 लाइन ऑफ प्रेस कर दो, एक डायरेक्ट प्रेस और एक जो सेकंड लाइन बैकअप में आती है। तो भले वो फर्स्ट लाइन प्रेस बीट करने का ट्राई करे पास कर या फिर ड्रिबल करके, वो सेकंड लाइन ऑफ प्रेस में बीट हो जाता है और वहाँ से अपोजिशन टीम्स को चांस बन जाता है हम एक्सप्लॉइट करने का लेफ्ट विंग से, मतलब हमारे राइट विंग से और अपोजिशन टीम के लेफ्ट विंग से। तो ये हमने बहुत बार नोटिस किया है, बारसा वाला गेम 4-0 वाला, उससे पहले डॉर्टमुंड वाले गेम में भी बहुत बार लूकास वास्केज़ खुला था। इसके पहले भी एक गेम था और उसके बाद एसी मिलान का एग्ज़ाम्पल हमने देखा था। राफाएल लेao ने लेनी-देनी कर रखी थी लूकास वास्केज़ की। उसके बाद अभी अटलांटा वाला गेम, वहाँ पे भी लुकमान ने खोल दिया था लूकास वास्केज़ को। वो क्लिनिकल नहीं थे अटलांटा के प्लेयर्स, लुकमान भी बहुत ज़्यादा वेस्टफुल था चांसेस का, इसीलिए उसने बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए, वरना वो मैच भी हम हार जाते। उसके बाद लिवरपूल वाला गेम मैंने पर्सनली देखा नहीं, तो मैं ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद भी बहुत सारे रेयर गेम्स में सब टीम्स का यही स्ट्रैटेजी है, सब टीम्स को ये पता चल चुका है कि इनका राइट बैक कुछ काम का है नहीं डिफेंसिवली, और प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तो सबका स्ट्रैटेजी ये रहता है कि जैसे इस पे बॉल चली जाए वैसे ही जंप कर दो इसके ऊपर, कि 2 लाइन ऑफ प्रेस कर दो जैसे मैंने बोला, और वहाँ से बॉल लूज़ कर देगा, हमें चांस मिल जाएगा, इंटरसेप्शन हो ही जाएगी। सेकंड जो इश्यू था फर्लैंड मेंडी का, कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहा है। अभी हमने फ्रैन गार्सिया को भी बहुत टाइम तक खिलाया, उससे हमें इशू ये होता है कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉ टैलेंट है, अभी बहुत ज़्यादा यंग है, तो उसका पोजीशनिंग और मतलब जो मैच्योरिटी रहती है गेम में फर्स्ट टीम प्लेयर्स की, वो अभी उसमें दिखती नहीं है। तो वो बस अप एंड डाउन फ्लैंक्स पे भाग सकता है, क्रॉसेस अच्छे डालता है वो, बहुत अच्छे क्रॉसेस डालता है, पर क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर 9 है नहीं टीम में, तो उन क्रॉसेस का फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें फ्रैन गार्सिया यूज़ करने में हेजिटेट करता है एंceलोटी। तो इस फॉर्मेशन में जैसे मैंने बोला, टैक्टिकल इशू ये है कि रोड्रिगो को पहले बोला गया था लूकास वास्केज़ को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हम स्टार्ट में मैच के देख रहे थे कि जब जब राफिनिया लूकास वास्केज़ को टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा था, रोड्रिगो सपोर्ट करने आ रहा था लूकास वास्केज़ को। पर रोड्रिगो भी क्योंकि डिफेंसिवली इतना सॉलिड नहीं है, वेल्वेडे को अपना पोजीशन छोड़ के आना पड़ रहा था, जो कि उसका सीडीएम 2 होल्डिंग मिड में खेल रहा था वेल्वेडे, उसे अपना पोजीशन छोड़ के आना पड़ रहा था लूकास वास्केज़ और रोड्रिगो को हेल्प करने। तो अभी क्योंकि वेल्वेडे आउट ऑफ पोजीशन खिंच गया, इस पोजीशन में कभी पेड्री आ जाता था, कभी गावी आ जाता था, और वहाँ से रफीनिया को ईज़ी चीज़ यही था कि वो इन दोनों में से एक को पास कर दे, और वहाँ से पूरा मिड और जो ज़ोन 14 रहता है, जो शूट खींचने के लिए बहुत इफेक्टिव पोजीशन रहती है, वो पूरा खुला था बार्सिलोना के लिए। सेम राइट विंग पे अगर आप देखो, विनीसियस जूनियर क्योंकि ट्रैक बैक नहीं कर रहा था, मेंडी इस सीज़न बहुत पैथेटिक रहा है डिफेंडिंग में, तो वो लेमिन को अकेला डिफेंड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए कामाविंगा को बार-बार अपनी पोजीशन छोड़ के उसे हेल्प करने जाना पड़ रहा था। वापस लेमिन के लिए अंदर 5 ओपन हो गया, क्योंकि अंदर स्पेस, उतना स्पेस छोड़ दिया कामाविंगा ने। तो ये जो सेंटर वाला मिडफील्ड पोजीशन है पूरा खाली हो गया, क्योंकि हमारे अटैकर्स पूरे ऊपर चढ़े हुए हैं, बेलिंगम, एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो भी एट टाइम्स, चारों एट टाइम्स ऊपर चढ़े हुए हैं, और जो पूरा मिडफील्ड है पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि हम बेसिकली डिफेंस और अटैक के साथ खेल रहे हैं, मिडफील्ड हमारे पास था ही नहीं। तो ये मैच हमने बेसिकली मेन तो वहीं पे हारा है कि हमने मिडफील्ड में पूरा स्पेस खाली छोड़ दिया था, और बारसा एकदम इजीली वॉक कर रही थी मिडफील्ड से। अभी सेकंड, बारसा ने हमें एक्सप्लॉइट कैसे किया। एक तो बारसा का वही स्ट्रेटेजी था, फुल बैक्स को एक्सप्लॉइट करना। फिर बारसा ने नोटिस किया कि इनके बैकलाइन में जो नेचुरल डिफेंडर है एक, जो कि एक्चुअल में डिफेंड कर सकता है, ये मेंडी भी नेचुरल डिफेंडर ही है, पर वो इस सीजन डिफेंड तो नहीं कर पा रहा। तो जो नेचुरल डिफेंडर है इस लाइनअप में, वो रूडीगर ही है, जो कि इस सीज़न ठीक-ठाक कर रहा है। मतलब बहुत मैचेस में अच्छा भी रहा है, डिपेंडेबल रहा है, और बहुत मैच में थोड़ा मिस्टेक भी हुआ है उससे भी, क्योंकि वो उसके आजू-बाजू के डिफेंडर्स उसके लेवल के नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन बैरियर एक आ जाता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नहीं है। तो इसी वजह से बारसा ने नोटिस किया कि इनके पास डिफेंडर एक ही है, तो अगर हम इसे आउट ऑफ पोजीशन पुल कर लें, तो इनको ये कुछ नहीं कर पाएँगे।
तो वही किया हमने। एक गोल जो लेमिन वाला गोल था, फर्स्ट गोल उनका, उसमें हमने देखा कि लेवेंडोस्की पहले बहुत पहले मिनट से ट्राई कर रहा था, मतलब चेक कर रहा था कि उसे मार्क कौन कर रहा है, चुआमेनी कर रहा है या रूडिगर कर रहा है। तो इसीलिए आपने देखा लेवेंडोस्की बहुत डी में रोम कर रहा था और चेक कर रहा था कि कौन उस पे, उसके मूवमेंट पे कौन बाउंस कर रहा है। और उसने 2-3 बार नोटिस किया कि रूडिगर उसके मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहा है। तो जो लेमिन वाला गोल था उसमें लेवेंडोस्की ने ये किया कि वो बॉल रिसीव करने मिडफील्ड में चला गया, रूडिगर उसके पीछे पीछे गया, पूरा स्पेस खाली छोड़ के। अभी लेविन को थ्रू बॉल मिल गई तो मेंडी, हाँ, क्योंकि वो थ्रू बॉल रूडिगर वाले पोजीशन पे मिली थी लेविन को, तो मेंडी वैसे ही नलीफाई हो गया। बचे लुकास वास्केज और चुआमेनी, दोनों भी डिफेंस में सॉलिड नहीं है और दोनों ने एकदम से इजी वॉक थ्रू रख दे दिया गोल स्कोर करने के लिए। कोर्टवा कोर्टवा का भी उसमें एक मिस्टेक था कि उसने पहले ही अपने राइट साइड कमिट कर दिया ये सोच के कि ये राइट साइड शॉट लेगा, पर उसने लेफ्ट साइड शॉट लिया, पर वो शॉट भी इतना पावर नहीं था उसमें, सेवेबल था मेरे हिसाब से कोर्टवा के लिए, पर वो रिएक्ट नहीं कर पाया उस टाइम में। तो ये तो मतलब कोर्टवा ओनाना की वीडियोस देख रहा है आजकल गोलकीपिंग की, ऐसा ही मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला इशू जो बारसा ने एक्सप्लोर किया वो है कि लुकास वास्केस और चुआमेनी का जीरो केमिस्ट्री होना दोनों के बीच में। तो हमने देखा कि रफीनिया जो फर्स्ट फर्स्ट 10 मिनट थे उसमें ही रफीनिया को एक फ्री हेडर मिला था। लुकास वास्केस बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाता, जो भी प्लेयर्स विंगर्स इनसाइड रन बनाते हैं, और पूरा फ्री रन मिला रफीनिया को, उसने हेडर मारने का ट्राई किया फर्स्ट 10 मिनट्स में शायद, और वो मिस कर दिया उसने। तो वो मिस करने के बाद भी लुकास वास्केज ने ध्यान नहीं दिया इतना, चुआमेनी ने भी ध्यान नहीं दिया, और वो जो थर्ड गोल शायद रफीनिया ने मारा हेडर, वो पहला मिस्टेक तो उधर विनीसियस का था कि उसने क्लोज डाउन नहीं किया। कुंडे अपने डिफेंस से हमारे मिड अटैक तक आराम से बॉल लेके आया, उसने आराम से ऊपर देखा कौन सा प्लेयर फ्री है और उसने आराम से क्रॉस किया। और चुआमेनी, जो कि बेसिक होता है डिफेंडिंग का, हम अपने शोल्डर पे पहले चेक करते हैं कि कोई पीछे रन तो नहीं बना रहा। जो मिस्टेक ट्रेंट ने किया था विनीसियस के साथ वो यूसीएल फाइनल में, वो सेम मिस्टेक चुआमेनी ने किया, अज्यूम कर लिया कि पीछे कोई रन नहीं बना रहा। और लुकास वास्केस का हमेशा वाला इशू कि वो पॉपकॉर्न खा के मैच देखने आता है जब भी कोई लेफ्ट विंग से अंदर अटैक कर रहा होता है। तो उसने पॉपकॉर्न खाते हुए देखा, जैसे रफीनिया आया उसने प्री हेडर मार दिया वहाँ पे। तो ये हमारा 3-1 हुआ। जो कावाइंगा वाला मिस्टेक था वो तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश मिस्टेक था, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका गेम टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, और मैच्योरिटी बहुत कम, बहुत इमेच्योर फाउल था वो। क्योंकि ये सेम फाउल हमने देखा था लास्ट सीजन जब भी कैंसेलो ने इस पे फाउल किया था डेम्बेले पे, जब भी वो बॉक्स से बाहर जा रहा था। सिमिलर मिस्टेक ये कि गावी चेस्ट लेके कहाँ कहाँ चला जाता, डेंजरस एरिया में तो था नहीं वो बॉक्स से बाहर ही जा रहा था, तो वो फाउल करने का सेंस नहीं बनता वहाँ पे। और पेस वाइज तो कामाविंगा को बीट नहीं कर पा रहा था वो, और अगर पेस वाइज उसने बीट करके क्रॉस डाल भी दिया होता तो लेवेंडोस्की वैसे मार्क था चुआमेनी और रूडिगर से, तो उसका ज़्यादा इशू डेंजर कॉज नहीं करता वो। और जब भी आप मूवमेंट देखो तो वो वापस बैक पास करने वाला था चेस्ट लेके, इसे कुंडे को, शायद कुंडे था उस विंग पे, तो कुंडे को क्रॉस करने के लिए पास देने वाला था वो। पर जैसे उसने देखा कि कांटेक्ट आने वाला है, वो डाई भी था, इतना कांटेक्ट ज़्यादा एविडेंट भी नहीं था, एविडेंट था पर उसे गिराने के लिए एफिशिएंट नहीं था। तो हमारा प्लेयर होता तो वो भी डाइव करता, कि पेनाल्टी तो चाहिए सबको। इसके बाद जो दो गोल पड़े, एक जो कसाडो ने शायद थ्रू बॉल दी, उसमें तो हम देख लिया चुआमेनी के पास पेस नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था देखने में कि चुआमेनी स्लो मोशन में भाग रहा है ट्रैक्टर की तरह, और रफीनिया ऐसा फरारी जैसे उसके सामने से निकल गया बॉल लेके। उसके बाद भी चुआमेनी का चांस था जब भी रफीनिया बॉल स्टॉप करता है और पास या शॉट शॉट का वो पॉज लेता है, तभी चुआमेनी एक टैक्टिकल फाउल कर सकता था डी के बाहर, और उसने नहीं किया। और वो रफीनिया को उसने क्रॉस कर लिया, पर फिर भी बॉल विन करने का अटेम्प्ट किया ना, थोड़ा फिजिकलिटी शो करने का अटेम्प्ट किया उसने, और उसमें उसे शॉट मिल गया रफीनिया को, फ्री रन में उसको गोल मिल गया। तो वो शायद फिफ्थ गोल था ये। और फोर्थ गोल भी हमने सिमिलर ऐसे काउंटर अटैक पे खाया, जहाँ पे बाल्डे को शायद बॉल मिली थी और बाल्डे ने गोल स्कोर कर दिया था। अभी ये जो हमने ज़्यादातर गोल काउंटर अटैक पे ही खाए, और ये इसमें मिस्टेक जितनी प्लेयर्स की है उससे ज़्यादा मैनेजर की है मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये मिस्टेक सेम रिपीट हुए जा रही है। जो बारसा बारसा वाला क्लासिको था 4-0 वाला, उससे पहले भी हम ज़्यादातर गोल ऐसे ही खाए हमने। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी हमने ऐसे ही काउंटर अटैक पे गोल खाए थे। उसके बाद बारसा वाला गेम, उसके बाद हम एसी मिलान के साथ भी ऐसे ही ठुक गए थे कि उन्होंने काउंटर अटैक पे मार दिया था 2 गोल। उसके बाद भी बहुत सारे गेम्स, एटलांटा, इतने गेम्स से सेम मिस्टेक हो रहा है और सेम प्लेयर्स वो मिस्टेक कमिट करते हैं बड़े गेम्स में। ये लूकास वास्केज बड़े गेम का प्लेयर नहीं है, आप इसे नहीं खिला सकते बड़े टीम्स के अगेंस्ट। क्योंकि उनका ऐसा स्ट्रैटेजी वही होता है फिर कि इसे एक्सप्लॉइट करो, ये बंदा हमें बॉल देगा और यहाँ से हमारे चांस बनेगा। तो पहली सबसे बड़ी गलती तो इसमें मैनेजर की है कि वो मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। इतने मैचेस हो गए, अभी आधा सीजन कंप्लीट हो गया, फिर भी हम सेम मिस्टेक दिख रहे हैं, रिपीट पे रिपीट पे रिपीट सेम मिस्टेक हो रही है। और एज ए मैड्रिड फैन मुझे इस बात का इशू नहीं है कि हम बारसा से हार गए, क्योंकि हमने इन्हें पता नहीं कितने सीजन, 2 सीजन कंटिन्यूस हराया, तो वो इशू नहीं है। और उसका भी बुरा नहीं लग रहा। बुरा इस बात का लग रहा है कि सेम मिस्टेक रिपीट किए जा रहे हैं सर्टन प्लेयर्स, और उन्हें फिर भी चांस दिया जा रहा है कंपेयर टू जो कि एकेडमी में प्लेयर्स है। जैसे अभी हमने एक गेम खेला था कोपा डेल रे का, 5-1 जीते थे हम उसमें। उसमें हमने देखा है हमारे एकेडमी में राइट बैक्स है जिनके पास स्पेस है, गेम प्ले, फिजिकलिटी सब है, फिर भी हम जो फर्स्ट टीम प्लेयर थे फर्स्ट टीम में उन्हें चांस नहीं देते। एक एकेडमी से हमें सेंटर बैक मिला है राउल एसेंसियो, जब जब वो प्लेयर खेलता है, जैसे आपने देखा सेकेंड हाफ में जब भी वो आया था, उसने रफीनिया लेवेंडोव्स्की दोनों को कवर कर रखा था। एट टाइम्स रूडीगर की वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गया था, पर उसने इजीली सोल्यूशन फाइंड किया वहाँ पे। और जो इसी से मुझे याद आया, जो रफीनिया वाला गोल था जो चुआमिनी का मिस्टेक था, उसमें सबसे बड़ा मिस्टेक फर्लैंड मेंडी का था। जैसे मैड्रिड फैंस को समझ में नहीं आ रहा फर्लैंड मेंडी को क्यों बहुत लोग कॉल आउट कर रहे हैं। फर्लैंड मेंडी का इशू ये था कि वो जो रफीनिया को थ्रू बॉल दिया था कसाडो ने, वहाँ पे सब प्लेयर्स ने आगे लाइन ड्रॉ कर दिया था, रूडिगर और चुआमिनी और वेलवर्डे था शायद। और जो लास्ट मैन था जो सबसे स्लो क्लोज डाउन या फिर लाइन फॉर्म कर रहा था, वो मेंडी था। और मेंडी उसे ऑन साइड प्ले कर रहा था, जबकि बॉल मेंडी वाले लेफ्ट विंग पे बॉल है भी नहीं। तो भाई तू किस बात का क्लोज डाउन कर रहा है, किस बात का तेरा गेम सेंस है कि तू ऑफ साइड लाइन भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जब भी बॉल है भी नहीं, बॉल पोजीशन अपने हाथ में है भी नहीं, बॉल पोजीशन ओपोनेंट हाथ में है, और फिर भी ये बंदा उसे ऑन साइड प्ले कर रहा है। तो ये एक इशू था। अभी बात करते हैं प्लेयर इश्यूज की। प्लेयर इश्यूज में 2-3 ही प्लेयर्स का इशू है, जैसे वास्केज हो गया, चुआमेनी हो गया, मेंडी हो गया। तो डिफेंस के हमें 3 डिफेंडर्स तो चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। और टैक्टिकल इशू तो यही है कि हमें 3 मैन मिडफील्ड खेलना है। लास्ट सीजन हमने बारसा के साथ 3 क्लासिकोस खेले थे, हमने बारसा को तीनों क्लासिकोस में पीटा था। और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि हम उनके 3 मिडफील्डर्स के अगेंस्ट हमारे 4 मिडफील्डर्स खेल रहे थे। हमने 4-4-2 डायमंड वाला फॉर्मेशन खिलाया था, जिसमें बेलिंगम मिड में स्लॉट हो जाता था, और उससे हमारे पास 4 मिडफील्डर हो जाते थे, चुआमेनी, वेलवर्डे, बेलिंगम और टोनी क्रूज। इसमें टोनी क्रूज हमें हेल्प भी करता था बहुत ज़्यादा। वो ऐसा हमारा ऑन पिच मैनेजर था जो पूरा गेम का टेम्पो कंट्रोल करने में हेल्प करता था हमें। तो वैसा वो प्रोफाइल का प्लेयर हमारे टीम में अभी है नहीं, मॉड्रिच के अलावा कोई। तो बारसा का गेम प्लान इसीलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि एंcelotti ने पहले जो मिडफील्ड में आउट नंबर खुद ही हो गए हम, वही से उसने गेम प्ले मैच पूरा तब गिव अवे कर दिया था, थ्रो इन कर दिया था। क्योंकि उनके जो 3 मिडफील्डर्स थे, पेड्री, गावी और कसाडो, उसको ऐड करने में रफीनिया भी कट इन करके खेलता है, इनसाइड विंगर है वो। लमिन भी इनसाइड विंगर है। तो पोजीशन रखने में ये 5 जन पोजीशन रख रहे हैं। और उसके अगेंस्ट तुम्हारे 2 प्लेयर है बस, वेलवर्डे और कामाविंगा। तो तुम मिडफील्ड में आउट नंबर होके मैच हारे हो सबसे इम्पोर्टेंटली। मैं बात करते हैं प्लेयर्स का। तो इस मैच में बहुत सभी प्लेयर्स बुरे थे, पर किलियन एम्बाप्पे हमने देखा कि बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस था। जो फाइनल वाला एम्बाप्पे था वो आज था, जो उसने एक गोल जो मारा पूरा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे था उसका। वो बारसा की मिडफील्ड और डिफेंस दोनों को आउटपेस कर गया। और जो लोग होप लगा के बैठे थे बारसा फैंस उस टाइम पे भी कि बाल्डे अकेला हैंडल कर लेगा उसे, वो हमें दिखा कि नहीं कर पाया वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पास स्पेस और क्लिनिकलिटी था। वो सेव हो सकता था अगर इनका कीपर जो था
वो अच्छा सेव करता, पर उसने भी मिस्टेक कर दिया और वो गोल स्कोर एम्बापे ने कर दिया। और अभी बात करते हैं रेड कार्ड वाला। ये मैच हम फिर भी ड्रॉ कर सकते थे या जीत सकते थे वो रेड कार्ड के बाद। उनके कीपर ने हमें ऐसा ओपन अपॉर्चुनिटी दिया था कि मैच इक्वलाइज कर दो, 30 मिनट्स है तुम्हारे पास, 10 अगेंस्ट 10 मैन बारसा। वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एंcelotti का मिस्टेक था कि मॉड्रिच को इतना लेट इंट्रोड्यूस करना। मॉड्रिच को उसने तभी इंट्रोड्यूस किया जब तक चुआमेनी ने येलो कार्ड नहीं ले लिया था। मेरे हिसाब से तो वो भी रेड कार्ड था। वो पहला डिसीजन रेफरी ने हमारे फेवर में लिया पूरे मैच का। पर तभी इतना लेट इंट्रोड्यूस किया उसने मॉड्रिच को, वो सबसे बड़ा इशू था। उससे पहले वो सबायोस लेके आया, जिसका रोल क्या था मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, उसने मैच में क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे स्टैट्स स्टैट्स के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैच में क्या कंट्रीब्यूट किया वो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि साइडवेज पासिंग ही कर रहा था वो, बस वो भी इफेक्टिवली नहीं कर रहा था। कि जिसको जल्दी फ्लैंक स्विच करना चाहिए उसमें वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा था, जिसमें बारसा को ना पार्क द बस करने में कंफर्टेबल हो रहे थे वो लोग। कि उतना टाइम वो उन्हें ला के दे रहा था कि हाँ मैं इधर पास करने वाला हूँ, तुम लोग पार्किंग कर दो तभी तक। तो वो इशू एक था। उसके बाद जब भी बारसा ने पार्क द बस कर दिया था वो रेड कार्ड के बाद, तो हम दो दो तीन वेज में ही गोल स्कोर कर सकते। या तो हमारे प्लेयर्स लॉन्ग रेंज शॉट लेके लेते, क्योंकि इनका शेजनी भी बहुत घटिया कीपर है। और जो ये पेनिया जो कीपर है वो भी बहुत घटिया है, लॉन्ग रेंज सेव नहीं कर पाएगा वो। तो हमारे प्लेयर्स को पता नहीं लॉन्ग रेंज शॉट लेने में क्या इन्हें इशू है, तो लॉन्ग रेंज शॉट तो लेते नहीं है हमारे प्लेयर्स। दूसरी बात करें तो क्लोज कंट्रोल वाले प्लेयर्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे, जो हमारे पास दो ही है, ब्राहिम डियाज और लुका मॉड्रिच। इन्हें बॉक्स में भेज के हम कुछ ना कुछ उधर से क्रिएटिविटी कुक करके गोल मार सकते थे। पर वो भी एंcelotti ने किया नहीं, क्योंकि मॉड्रिच को इंट्रोड्यूस किया उसे भी डीप खिलवा दिया, ब्राहिम डियाज को इंट्रोड्यूस किया उसे राइट बैक खिलवा दिया, बाद में उसे टुवर्ड द एंड ऑफ द मैच उसे अंदर भेज दिया और रुडिगर को अंदर भेज दिया हेडर स्कोर करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा घटिया टैक्टिक्स एंcelotti की तरफ से मेरे हिसाब से तो। और तीसरा था कि हम सेट पिच पे गोल स्कोर कर सकते थे, और सेट पिच पे हम पता नहीं बहुत टाइम से गोल स्कोर नहीं कर रहे। कि रेयरली हमने देखा होगा कि हम सेट पिच पे हेडर्स मारते या फिर हेडेड गोल्स मारते इन जनरल। क्योंकि 3-4 प्लेयर ये जो हेडेड गोल्स मार सकते हैं, बेलिंगम, रुडिगर, चुआमेनी, बस। कामाविंगा एट टाइम्स, पर वो भी बहुत रेयरली है। इसके अलावा कोई 3-4 प्लेयर्स के अलावा कोई और हेडर मार नहीं सकता। तो इसीलिए टीम्स भी हमें फॉर ग्रांटेड लेती है, हमें सेट पिच दे देती है। जो एटलेटिको मैड्रिड ने हमारे अगेंस्ट किया था कि वो बार बार हमें कॉर्नर्स दे रहे थे, पर हम कितना भी कुछ भी ट्राई कर लें हम लोग गोल नहीं मार पाते कॉर्नर से, उन्हें भी पता था। तो वो भी एक इशू हाईलाइट करना रह गया था। अभी इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो ये होगा कि हम दूसरा मैनेजर लेके आए। क्योंकि ये जो हाफ सीज़न मैंने देखा है एज अ मैड्रिड फैन, बारसा के पास भी प्लेयर्स है नहीं वैसे। ये सब प्लेयर्स जो इनके लिए खेल रहे हैं सब एकेडमी के प्लेयर्स है, और उन्हें ही हाथ फ्लिक रगड़ रगड़ के खिला रहा है एक साथ। तो ये इशू होना नहीं चाहिए, या फिर ये टॉपिक इतना आना नहीं चाहिए कि तुम्हारे हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या फिर प्लेयर्स इंजर्ड है। बहुत सारी टीम्स के पास प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि यूरोस सब टीम्स के प्लेयर्स गए थे खेलने, बहुत सारे प्लेयर्स को उसमें इंजरीज हुई। पर फिर भी टीम्स अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करके चल रही है। फिर भी हमारा यही रीज़न रहता है सब मैड्रिड फैंस का कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा मैनेजर जो है सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली वो टीम में राइट बैलेंस फाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर मैच में हम लोग यही इशू फेस कर रहे हैं कि हमारे 4 अटैकर्स होते हैं आगे, और चारों कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। क्योंकि जब भी उन्हें बॉल मिलती है तो रोड्रिगो ट्राई करता है कि मैं सब प्लेयर काट के टैप इन दे दूँ एम्बापे को। एम्बापे को जो भी बॉल मिलती है वो भी वही ट्राई करता है कि मैं सब प्लेयर्स काट के विनीशियस को टैप इन दे दूँ। विनीशियस ट्राई करता है कि वो बेलिंगम को बॉल दे दे, और यही साइकिल चलता रहता है, इसमें हम गोल स्कोर नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से एंcelotti को, अगर जो कि रिपोर्ट्स आ रही है कि रियल मैड्रिड एंcelotti के साथ ही कंटिन्यू करने वाली है एंड ऑफ द सीजन तक, अनलेस कोपा डेल रे में हम जल्दी बाहर हो जाते हैं। तो उस केस में मेरे हिसाब से हमें जो बात पे फोकस करना चाहिए वो ये है कि हम रादर देन क्वांटिटी क्वालिटी पे फोकस करें। इन टर्म्स ऑफ अटैक हम बेलिंगम को मिडफील्ड में खिलाएं, या फिर अगर तुम्हें बेलिंगम, विनीसियस और एम्बापे का ट्रियो आगे खिलाना है तो रोड्रिगो को बेंच करो और मिडफील्ड में एक और बंदा मॉड्रिच खिला दो।
अलॉन्ग विथ वेलवर्डे, कामाविंगा या फिर वेलवर्डे, चुआमेनी। और प्लीज़ वास्केस को प्लीज़ बेंच कर दो, क्योंकि वो डिफेंसिवली भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और एंcelotti से खिलाया जा रहा है क्योंकि वो होप करके कि वो अटैकिंगली कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, पर वो अटैकिंगली भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा क्योंकि बेसिकली उसके पास स्पेस नहीं है। और आजकल जो भी फुल बैक्स है, जिन्हें उसे फेस करना है, उन सबके पास स्पेस है जो उसे मैच कर लेते हैं। तो वहाँ से वो जाके राइट विंग से बैक पास ही करता रहता है वेलवर्डे को, और होप करता रहता है कि वेलवर्डे कुछ कर दे या फिर वेलवर्डे कुछ एक पास निकाल दे या शॉट ले ले लॉन्ग रेंजर। तो इसीलिए वास्केस तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा। अगर हमें ये फॉर्मेशन खिलाना है तो मेरे हिसाब से जो राहुल एसेंसियो में एक प्लेयर मिला है, उसे हमें राइट बैक पे खिलाना चाहिए। चुआमेनी डिबेटेबल है, पर एकेडमी से कोई सेंटर बैक और लेके आना पड़ेगा चुआमेनी को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इस सीज़न तो नहीं हो रहा उससे सेंटर बैक वाला रोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉट आउट हो रहा है वो। हमने देखा था एक मैच में, शायद अटलांटा वाला मैच था, जहाँ पे उसने एक बेसिक मिस्टेक करके पेनल्टी गिव अवे कर दी थी, जो उन्होंने इक्वलाइज कर दिया था हमारा स्कोर, तभी 2-2। बाद में एक बेलिंगम ने स्कोर कर दिया था शायद से, 3-2 जीते थे हम लोग। तो वही है कि एक नेचुरल सेंटर बैक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पेरेस साइन नहीं करने वाला ये सीज़न, और कुछ उसका जो गैलेक्टिकोस वाला प्लान है उसमें अगले सीज़न डेविस और ट्रेंट पे ट्राई होने वाला है। तो इसलिए अगले सीज़न तक हमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यही प्लेयर्स खिलाने हैं तो हमें अटैक में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी चाहिए, और मिडफील्ड में डेप्थ चाहिए, क्योंकि दो मिडफील्डर्स पूरा एरिया कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे फुल बैक्स वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ शेप है। तो जो मिडफील्डर्स हम खिला रहे हैं उनका पूरा टाइम और पूरा एफर्ट्स फुल बैक्स को कवर करने में जा रहा है, और पूरा मिडफील्ड खाली हो जा रहा है। तो इसीलिए हमें मॉड्रिच, वल्वर्डे और कामाविंगा ऐसा कुछ तो मिडफील्ड खिलाना चाहिए, और अटैक में एक्चुअल में क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्वांटिटी के ज़्यादा। और बेस्ट सोल्यूशन तो ये रहेगा कि हम दूसरा मैनेजर लेके आए, प्रेफरेबली जिदान, क्योंकि ये सब प्लेयर्स उसके ही सिस्टम के उससे ही चाहिए थे। चुआमेनी ले लो, कामाविंगा ले लो, एम्बापे ले लो, तो मुझे लगता है वो बेटर इन्हें सिस्टम में फिट करके खिला सकता है, रादर देन अभी हम जो फ्री रोम रोल में खेलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करके खेलने की ट्राई कर रहे हैं। पर क्योंकि हमारा डिफेंस सॉलिड नहीं है ये सीज़न, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। पर अगर जैसे कि अभी एंcelotti ने प्रॉमिस किया है कि वो ला लीगा और यूसीएल जिताने वाला है हमें, अगर वो ला लीगा और यूसीएल जिता भी देता है तो भी हमें न्यू मैनेजर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी हम मैचेस जीत रहे हैं इस सीज़न, वो प्योरली इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे जीत रहे हैं। कभी हमें विनीशियस कैरी कर देता है, जैसे वो डॉर्टमुंड वाले गेम में उसने अकेले ने कमबैक करवा दिया था। सिमिलरली एम्बाप्पे कभी कैरी कर देता है, कभी वेलवर्डे लॉन्ग शॉट्स लेके हमें बचा रहा है, बेलिंगम कैरी कर रहा है पूरा मैच, अप एंड डाउन भाग के कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो भी इस सीज़न हमने जितने भी मैचेस जीते, मेजॉरिटी 90% आप गिन लो, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे ही जीते। और जो बचे हुए 10% है, उसमें हमें मॉड्रिच का यूज़ करना पड़ा है, ब्राहिम दियाज का यूज़ करना पड़ा है। तो टैक्टिक्स एज इन कुछ दिख नहीं रही है इस सीज़न, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे तो। हम बस ऐसे फॉर्मेशन बनाते होप करते कि प्लेयर्स आपस में समझ ले क्या करना है, पर ये सीज़न टैक्टिक्स तो नहीं है हमारे पास, बस आईब्रोज है हमारे पास, जो कि ये सीज़न वो भी काम नहीं कर रहे हैं एंcelotti के।